हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज एंड आर्ट्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार सेशन है। आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए क्या, पॉलिटिकल साइंस, जो बहुत ही शानदार है। एक बार उसको देखिए, समझिए और क्वेश्चंस बनना क्या हो जाएंगे तो शुरू हो जाएंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। तो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक हमारा नाम क्या है देख लेते हैं। टॉपिक का नाम हमारा क्या है, तो टॉपिक का नाम हमारा है, आइए देखते हैं क्या, तो राष्ट्र निर्माण तथा उनकी समस्याएं। राष्ट्र निर्माण तथा उनकी समस्याएं टॉपिक का नाम है। और ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, तो पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस यानी समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं, ठीक है चैंपियन। तो टॉपिक जो है बहुत ही शानदार है, राष्ट्र निर्माण तथा उनकी समस्याएं। क्या क्या बातें हुआ जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो क्या क्या बातें हुआ उसके बारे में यहाँ विचार करेंगे, विमर्श करेंगे और डिस्कस करेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आसानी से बन जाए। आइए देखते हैं हम लोग, चलिए देखना शुरू करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं क्या है, आइए चलिए। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं परिचय। परिचय क्या है इसका, देखते हैं क्या है। तो परिचय ये होता है इंट्रोडक्शंस। परिचय क्या है भाई इस चैप्टर का, कि स्वतंत्रता का आशय विदेशी आधिपत्य से मुक्त मात्र मुक्ति पाना नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि राष्ट्रीय एकीकरण का लक्ष्य सिद्ध हो सके। यानी हमारा देश गुलाम था और 15 अगस्त 1947 को क्या होता है, तो आज़ाद हुआ था, ठीक है ना। जब ये आज़ाद हुआ, आज़ादी क्रम में क्या होता है कि बहुत सारे समस्याएं आई, आज़ाद तो हो गए। तो यही बात है, केवल विदेशों से जो उसका विचार था, जो विदेश का जो मत था, उससे मुक्ति पाना नहीं, बल्कि यह भी होना जरूरी है कि हम लोग आपस में क्या, एक हो जाएं, ठीक है। उसके बाद दूसरा परिचय क्या इसका है, स्वतंत्र होते ही राष्ट्र राज्य की स्थापना हो जाती है। सही बात है, जब हम आज़ाद होंगे तो राष्ट्र बनेगा, राष्ट्र क्या बनेगा, राज्य बनेगा, स्थापना करना जरूरी है। लेकिन यह भी जरूरी हो जाता है कि सभी लोगों का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक दृष्टि से अस्थायी एकीकरण हो जाए, यानी सब मिलाकर क्या हो जाए, तो एक हो जाए। यानी कहने मतलब ये है कि जब देश आज़ाद हो, सब लोग क्या हो, एक हो। लेकिन कहाँ से एक होगा, यहाँ भारत में क्या है, अनेक प्रकार की भाषाएं क्या जी बोली जाती हैं, और लगभग भारत में 22 प्रकार की भाषाएं जो होती है भारत में बोली जाती है, ठीक बाबू। चलिए ये देख लिए हम लोग। आइए उसके बाद देखते हैं क्या, यहाँ देखिए फिर क्या है नंबर पॉइंट आपका, अभी परिचय चल रहे हैं। परिचय समझेंगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक समझ में आएंगे और इसी से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं एग्जामिनेशंस में। उल्लेखनीय है कि 1956 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सूडान को दीर्घकाल तक गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। गृह युद्ध घर का ही, दीर्घकाल तक गृह युद्ध घर का ही युद्ध करना सामना करना पड़ा। अंततः 2011 में जनमत संग्रह की सहमति के बाद गृह युद्ध समाप्त हुआ। कहाँ पर, सूडान में। एक देश है सूडान, यहाँ पे जो सर्कल कर रहे हैं आप उसको लिख लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब श्रीलंका भी 26 साल तक गृह युद्ध से प्रभावित रहा। श्रीलंका बहुत सारे युद्ध होना शुरू हुआ। 2009 में यह निर्णायक रूप से क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बाबू है। उसके बाद देखिए आप दिया गया है क्या, कि भारत तीसरी दुनिया का सर्वाधिक विकासशील देश है। विकसित नहीं है, क्या है, तो विकासशील देश है। कौन, भारत। यह राष्ट्र निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय सफलता मिल चुकी थी। यहाँ पर जहाँ राष्ट्र निर्माण के संबंध में उल्लेखनीय सफलता मिल चुकी थी, ये कहा जाता है कि भारत बहुत ही आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद क्या होता है कि उसके सामने बहुत कुछ होना शुरू हो जाता है, कि राज्यों का निर्माण कैसे हो, यहाँ के लोग की भाषा कैसी है, ये सब सामने आना शुरू हो गया, ठीक है चैंपियन। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए तुरंत, क्विक फास्ट, आसान आपके हैं, एक बार इसको नोट कर लेंगे तो आसानी से सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं फिर यहाँ पे क्या है। देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पर आप अब आते हैं क्या, राष्ट्र निर्माण का अर्थ तथा नेहरू का दृष्टिकोण। नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का क्या कहते हैं, तो पिता कहा जाता है। कि जब देश आज़ाद हुआ तो ये भाषण देना शुरू कर दिए। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में भी इनको हम लोग जानते हैं।
देखते हैं क्या है। मीनिंग ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड नेहरूज अप्रोच। आइए देखते हैं इनकी पहुंच क्या होती है। राष्ट्रीय एकीकरण भावात्मक होता है क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से क्या मजबूत एवं अदृश्य धागों से जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब उनकी एकता अटूट हो जाती है तथा उस राष्ट्र का हर सदस्य गर्वपूर्व यही महसूस करता है कि वह देश उसकी मातृभूमि है, जिसकी खातिर वह अपने आप को क्या करता है, प्राण भी त्याग देता है। देखते हैं हमारे वीर सपूत, हमारे वीर बहादुर सपूत जो सोल्जर्स होते हैं वो सीमा पर लड़ते हैं, क्योंकि हमारा ये मिट्टी है, हमारे मिट्टी पे कोई आ नहीं सकता, उसके लिए क्या कहते हैं, प्राणों की देते हैं, बलिदान दे देते हैं ये लोग। तो ये बात यहाँ पे बातें चल रही है। ठीक है बाबू, अब देखो इसके बाद क्या होता है, आइए देखते हैं। फिर देखिए क्या होता है। राष्ट्र निर्माण का आदर्श यह कामना करता है कि राज्य का संविधान सर्वमान्य हो। ठीक है, देश का राजनीतिक एकीकरण हो जाए ताकि किसी क्षेत्र में देशद्रोही या विच्छेदवादी शक्तियां पास न कर सके। ये भी सही बात है बाबू। सभी को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के वरदान सुनिश्चित हो, शिक्षा प्रणाली का कानूनी व्यवस्था हो, राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं पर आधारित हो तथा राज्य ऐसी विदेशी नीति अपनाए जो उसके राष्ट्रीय हित को सुरक्षित एवं क्या जी संवर्धित करे। जाहिर सी बात ये बात होती है देश की। देश ऐसा सोचता है कि सब लोग क्या रहे, खुश रहे, स्वतंत्र रहे, आज़ाद रहे, किसी को कोई भी मतलब की आपत्ति ना हो और एक अच्छे से सामाजिक गतिविधियों में बनकर रहे। अब देखिए क्या होता है। यहाँ पे एक लेखक है, उनका नाम है क्या, अमेरिकी लेखक कार्ल डायस कहते हैं कि जिस प्रकार ईंट, लकड़ी, लोहे, सीमेंट आदि से कोई भवन बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्र निर्माण होता है जिसके पीछे उसके महान निर्माताओं की इच्छा शक्ति या उनका दृढ़ संकल्प देखा जा सकता है। यानी जिस प्रकार ईंट, पत्थर, लकड़ी से मिलकर क्या जी भवन बनता है, उसी तरह से राष्ट्र का निर्माण भी होता है। इन सब गतिविधियाँ उसमें शामिल हो जाती हैं। ठीक है चैंपियन, तो बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको एक बार देखिए, समझिए, आसानी से बनेगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब इसको क्या जी नोट करना ना भूलें। अगर आप नोट कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस का खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है। आइए, राष्ट्रीय एकीकरण का एक ही लक्ष्य है, सिद्ध होता है राष्ट्र निर्माण का कार्य किया जाता है। ठीक है, यह कार्य बलपूर्वक या अधिनायकवादी तरीकों से किया जा सकता है, जैसा रूस के कम्युनिस्ट नेताओं ने किया था, जिसे रूसीकरण का उपनाम दिया गया। यानी रूस के लोगों ने क्या किया, एक अलग तरह से अपना बनाया, विचार बनाया, विमर्श बनाया, उसी को क्या कहते हैं, रूसीकरण का उपनाम दिया गया। ठीक है, जैसे भारत के लोग हैं, अपनी जो बात बढ़ेंगे भारत के लोग, उसे क्या बोलेंगे, भारतीय उपनाम देना शुरू करेंगे। अब ये इम्पोर्टेंट है, लेनिन एवं स्टालिन ने सोवियत संघ बनाया, लेकिन 1991 में उसका क्या हो गया, विखंडन हो गया। एग्जाम में बहुत बार आता है कि किसने रूस को बनाया था, तो लेनिन और स्टालिन ने। विखंडन कब हुआ, 1991 में, मतलब बंटवारा हो गया। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी वीआई कर लीजिएगा। कंपटीशन एग्जाम हो या 10+2 एग्जाम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं फिर क्या। हाँ, ये देखिए, आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है, इसको थोड़ा सीखेंगे तो दिमाग काम करेगा आप सभी का। आइए देखते हैं क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, थोड़ा इसको हम लोग जानेंगे क्या है। देखिए, राष्ट्र निर्माण हो गया। राष्ट्र निर्माण क्या क्या बातें होती है थोड़ा समझेंगे ध्यान से। चलिए पहले ऊपर का कुछ पॉइंट सीख लेते हैं, फिर नीचे का पॉइंट सीखते हैं। चलिए, राष्ट्र निर्माण में नेहरू जी का योगदान क्या था। लोकतांत्रिक समाजवाद के तहत भारतीय संविधान को लागू करना, ये पहली बात थी। राज्यों का निर्माण एवं विकास किया गया। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। शिक्षा एवं कानून व्यवस्था कायम की गई। विदेशी नीति का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ये नेहरू जी की बातें हो रही यहाँ पे, ठीक है ना। अब योगदान, राष्ट्र निर्माण में चुनौतियाँ क्या क्या है, क्या चुनौती इसमें आया। देश में एकता स्थापित करना, ये चुनौती हो गया। संविधान के अनुरूप लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना करना, ये भी समस्या है। एक ऐसा ढांचा तैयार करना जिससे समूचे समाज का विकास हो, न किसी एक वर्ग का हो, यानी पूरे विकास का क्या हो, तो मतलब कि एक विकास हो। शरणार्थियों का पुनर्वास, जो यहाँ से चले जाते हैं फिर आ जाते हैं, आने जाने वाले यात्रियों को शरणार्थी के रूप में हम लोग जानते हैं।
बहुत सस्ती दरों पर भूमि एवं आवासीय मकानों की व्यवस्था, कार्यालयों में नौकरियां, व्यापार होते वित्तीय सहायता, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, निःशुल्क चिकित्सा सहायता। ये पूर्णवास मतलब जो शरणार्थी थे, मान लीजिए पाकिस्तान चले गए और फिर भारत आ गए, उसके बारे में है। राज्यों का पुनर्गठन, 16 नए राज्य गठन किया गया, पहले 14 था, फिर 16 जोड़ा गया, फिर अपने आप आगे बढ़ना शुरू हो गया। 3 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ। माने क्या क्या यहाँ बातें हो रही। अच्छा, परिचय एवं अर्थ, देश के सभी लोग का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राष्ट्र निर्माण का अर्थ देश का सर्वांगीण विकास हो, यही सिंपल सी बात है। एक दूसरे के मजबूत अदृश्य धागों से क्या जी जुड़ जाते हैं, लोगों की अटूट एकता क्या जी बनी रहे, ये सब बातें होती हैं। और इसमें इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट एक ये भी बात आता है, क्या, तो कश्मीर की समस्या, ये जो है राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्या, ये सबसे बड़ी बात थी। इसी में देख लेंगे हम लोग। आइए, भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत कश्मीर स्वतंत्र राज्य घोषित हो गया। पहला जो राज्य हुआ था, विशेष राज्य का दर्जा किसे मिला था, तो कश्मीर को, ये रखेंगे दिमाग में। पाकिस्तान का कश्मीर पर आक्रमण हो गया। अब क्या है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का भारत में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है, यानी भारत आकर उसमें क्या मिल जाते हैं। और यहाँ के राजा थे, उनका नाम आप लोग जानते होंगे, हरि सिंह। हरि सिंह राजा थे, वो आकर भारत में मिल जाते हैं, पर पाकिस्तान को हजम नहीं होता है कि कैसे इसमें आकर मिल गए। ठीक है, आसान है। फिर देखिए, भारत पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर युद्ध हमेशा चलता है, उस समय से लेकर अभी तक चलता रहता है। ठीक है ना, युद्ध विराम, लेकिन कश्मीर की 1/3 भाग पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा हो ही गया, मतलब 1/3 भाग पर कश्मीर का हो गया। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा क्या जी खत्म भी होने वाला था। तो ये सब बहुत सारी बातें यहाँ पे थी। ये एक फिगर के माध्यम से आप सबको मैं दिखाना चाहता हूँ, इसको एक बार समझ लेंगे ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी में से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कुछ आ जाते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि देश आज़ाद हो गया। जब देश आज़ाद हो गया, आज़ादी के बाद देखिए क्या होता है। देखिए, देश आज़ाद हो गया और आज़ाद के बाद फिर क्या हुआ, सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात को भारत क्या होता है, स्वतंत्र हो जाता है। इस अवसर पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। सब लोग इकट्ठा हुए, सबको भाषण देना शुरू कर दिए। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए यहाँ पर, देखिए ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्या कर रहे हैं, सबको भाषण दे रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। अब उनका यही प्रसिद्ध भाषण क्या कहलाता है, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। भाग्य वधु से क्या, चिर प्रतीक्षित भेंट, यानी क्या, ट्रस्टी विद द डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। इस समय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ उनके सामने आ गई कि राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, राष्ट्र का निर्माण कैसे हो। हम तो आज़ाद हो गए, अब आज़ाद के बाद क्या करना है, इनके सामने चुनौतियाँ आ जाती है। इनके सामने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने। ठीक है बाबू, आइए देखते हैं फिर क्या। यहाँ देखिए, गवर्नर जनरल कार्य परिषद के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू 14-15 अगस्त की रात को संविधान सभा में अपना प्रसिद्ध व्याख्यान देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत कुछ बातें कहते हैं। और नेहरू को ही आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। एग्जाम में आता है कि नेहरू को क्या जी, तो नेहरू को आधुनिक भारत का क्या माना जाता है, तो निर्माता माना जाता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट है, थोड़ा समझेंगे ध्यान से। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक तरीकों को पसंद किया। संविधान के साथ चलेंगे, लोगों के हित की बात करेंगे, बहुत कुछ बातें किए। राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने धर्म निरपेक्षवाद, ठीक है ना, तथा उदार लोकतंत्र, लिबरल डेमोक्रेसी के नमूने को सराहा था। नेहरू ने उसमें लोकतांत्रिक समाजवाद का अंश जोड़ दिया कि चलिए भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन हम एक समाजवाद, सब लोग साथ में रहेंगे। इससे हमें उल्लेखनीय सफलता मिली, जो निम्नलिखित दिशाओं में देखा जा सकता है कि कांग्रेस ने अलग बातें जोड़ी थी। कांग्रेस ने क्या जोड़ा था, आपका उदार लोकतंत्र जोड़ा था, लेकिन नेहरू ने क्या जोड़ दिया इसमें, तो समाजवाद को जोड़ दिया। अब इसमें क्या क्या बातें हुई, आइए देखते हैं सोचते एक बार। चलिए देखिए, पहला है संवैधानिक व्यवस्था। संवैधानिक व्यवस्था
कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ये क्या होता है, सुनो ध्यान से। तो हर राज्य का अपना एक संविधान होना चाहिए, ठीक है। यह मूल विधि राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं उनकी उभरती हुई आकांक्षाओं से अनुकूल होनी चाहिए। ये भी आपका सिंपल सी बात है। यद्यपि हमारा संविधान निर्माताओं ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम से काफ़ी सामग्री ली है, जिसे नेहरू ने गुलामी का घोषणा पत्र कहा है। एग्जाम में आता है कि नेहरू ने गुलामी का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है, कि हमारे संविधान निर्माताओं ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम से काफ़ी कुछ सामग्री ली है और इसी को क्या बोलते हैं, तो गुलामी का घोषणा पत्र कहा जाता है। ये बात किसने कही है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही है, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ देखिए राज्य निर्माण, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लेंगे, इससे कंफर्म एग्जामिनेशंस में या 10+2 या एग्जामिनेशन क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। आइए देखते हैं। देश में संघात्मक व्यवस्था हो, एकात्मक हो या दोनों का विचित्र मिश्रण हो, ताकि राजनीतिक अस्थायित्व बना रहे। यह एक गंभीर मामला था नेहरू जी के सामने कि भाई राज्य का निर्माण कैसे करेंगे। नेहरू कनाडा रूपी संघीय व्यवस्था के समर्थक थे, इसलिए केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया कि मजबूत केंद्र बन जाए, तभी तो और भी राज्य का निर्माण होगा। अब देखिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला। भाषा के आधार पर 1953 में तेलुगु भाषी लोगों को सबसे पहले बनने वाला राज्य का नाम क्या था, आंध्र प्रदेश। एग्जाम में आता है कौन था, आंध्र प्रदेश। 1956 में इसी आधार पर राज्यों का क्या होता है, पुनर्गठन आयोग स्थापित हो जाता है, पुनः बनाएंगे राज्य को हम लोग, ठीक है। प्रशासनिक सुविधा तथा उस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के खातिर 1963 में नेहरू सरकार ने नागालैंड राज्य की रचना कर दी। कब, 1963 में। तो 3 बातें हैं जो उसको ध्यान रखेंगे। भाषा के आधार पर पहले बनने वाला राज्य का नाम क्या हुआ, आंध्र प्रदेश। कब बना, 1953 में। फिर राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, 1956 में। और फिर सर्वांगीण विकास की खातिर नेहरू ने 1953 में क्या बना दिया, तो नागालैंड राज्य की रचना कर दी। देखिए कितना आसान है। चलिए उसके बाद आइए, दूसरा है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, ये बात होती है। आइए देखते क्या है। देश में रहने वाले पिछड़े एवं दुर्लभ वर्गों का विकास होना जरूरी है, इसलिए संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े अन्य वर्गों के कल्याण की खातिर आरक्षण व्यवस्था लागू की गई या आरक्षण व्यवस्था की गई थी, या थोड़ा सा पॉइंट बना लेंगे, समाज की खातिर में ये है। नेहरू ने कल्याणकारी राज्य के प्रतिमान को सराहा, जिसका ध्येय था, क्या क्या बात था भाई, गरीबी, बेकारी, अज्ञानता, बीमारी, भूखमरी, आश्रय भाव जैसे रोगों का निराकरण करना था। नेहरू का यही आग्रह बना रहा कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के बिना देश में राष्ट्र निर्माण सिद्ध नहीं किया जा सकता है। ये सब अगर खत्म नहीं होगा तो राष्ट्र का निर्माण कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये बातें नेहरू जी के दिमाग में आ गई। अब उसके बाद सबसे बड़ा फैक्ट यहाँ देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। चलिए, शिक्षा एवं कानून व्यवस्था, एजुकेशन एंड द लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे तो दिमाग काम करना शुरू करेगा। यह भी जरूरी है कि लोग शिक्षित हो, सही बात है भाई, शिक्षा नहीं रहेगा तो काम होने वाला तो है नहीं। फिर संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है, ठीक है, कब, 343 में, 26 जनवरी 1945 के बाद देवनागरिक में लिखी हिंदी भाषा को राज्य भाषा बना दिया जाए। एग्जाम बहुत पूछता है ये कि देवनागरी को हिंदी भाषा कब बनाया गया, तो 343 अनुच्छेद 343 के अंतर्गत ये बनाया गया और लागू करने की बात कब की गई, तो 26 जनवरी 1965 को, ठीक है चैंपियन। लेकिन अब क्या देखिए, लेकिन गैर हिंदी भाषी लोगों के विरोध को देखते हुए कुछ लोगों ने बोला कि ना, हिंदी ये राज्य भाषा नहीं रहेगी। कुछ लोगों ने, नेहरू ने यही विचार प्रस्तुत किया कि ये अनिच्छुक लोगों पर कोई भाषा थोपी नहीं जानी चाहिए। लोग बोले कि नहीं, हमको हिंदी नहीं बोलना, हम हिंदी नहीं बोलेंगे।
तो नेहरू ने क्या बोला कि नहीं भाई ठीक है, आप हिंदी नहीं बोलते हैं तो कोई बात नहीं है, कुछ अलग आपकी भाषा बोल दिया जाएगा। और मैंने पहले बोला कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ, भाषा के आधार पे हुआ। यूपी में देख लीजिए बनारसी भाषा, बंगाल में बंगाली भाषा, गुजरात में गुजराती भाषा, ये सब आपके बात होती है ना, ये बातें होती है। अब कोई भाषा आपके ऊपर थोपी नहीं जाएगी। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, आइए। इसलिए 1963 में राज्य भाषा कानून ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बना। बड़ा एग्जाम पूछता है कि राज्य भाषा कानून कब बना, 1963 में, जिससे सुनिश्चित किया गया कि निर्धारित समय सीमा के बाद भी राजकाज में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग चल सकेगा। यानी आपको हिंदी नहीं आती है तो आप अंग्रेजी में अपने पत्र को ऑफिस में जाकर जमा कर सकते हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात होती है यहाँ पे। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य सारे देश में समान नागरिक संहिता यानी क्या, तो यूनियन सिविल कोड लागू करेगा, लेकिन नेहरू ने अन्य धर्म वाले को प्रतिक्रिया को देखते हुए इसे लागू नहीं किया। बोले चलिए भाई इसे लागू हम लोग नहीं करेंगे। तो ये बातें कौन कह रहा है, तो नेहरू जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप सबसे आशा करता हूँ कि आप लोग इसे क्या करेंगे, तो नोट कर लेंगे, ठीक बाबू। उसके बाद यहाँ देखिए, विदेशी नीति, फॉरेन पॉलिसी। राज्य को ऐसी विदेशी नीति बनानी चाहिए जो राष्ट्रीय हित के अनुकूल हो। नेहरू ने देश की विशाल मुस्लिम जनसंख्या को देखते हुए मुस्लिम देश से अच्छे संबंध स्थापित यहाँ तक किया है कि अब ये कहा जाता है कि भारत का पहला विदेश मंत्री, भारत का पहला विदेश मंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, सुनेंगे ध्यान से। दोनों महाशक्तियों के सैनिक संगठनों की निंदा करके उन्हें गुट निरपेक्ष का मार्ग चुना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ कि देखते थे पूरे विश्व में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, तो नेहरू का संबंध मुस्लिम से थोड़ा सा बन गया, और जब बन गया तो बहुत कुछ बात होना शुरू हो गया। देखिए कि हमारे जैसा और कोई नेता नहीं है जो विदेशों में जाकर अपनी बातों को रख सकता है। तो नेहरू जी क्या बन गए, भारत के पहले क्या बन गए, तो विदेश मंत्री बन गए। और जब विदेश मंत्री बन गए तो बहुत उस समय समस्या और एक आगे आ गई। क्या आ गई, दो महाशक्ति कौन कौन, अमेरिका और रूस आपस में क्या जी, झगड़ा करना शुरू कर दिए। तो ये क्या बोले कि हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, हम क्या निभाएंगे, गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष किसे कहते हैं, जब दो महाशक्ति आपस में युद्ध करती है तो सैनिक का मांग करती है कि अपना सैनिक हमें दे दीजिए, और जब कोई भी देश सैनिक सहयोग नहीं करता है, इसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं, तो गुट निरपेक्ष कहते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ देखिए क्या है, आइए यहाँ देखिए, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। देखिए, देश आज़ाद होने के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण संबंधित 3 मुख्य चुनौतियाँ सामने आ गई। कितनी मुख्य चुनौतियाँ, 3 मुख्य चुनौतियाँ। क्या क्या, विविधताओं से परिपूर्ण देश में विकास, किस प्रकार एकता स्थापित किया जाए। विविधताओं, अनेक प्रकार का यहाँ पे संघर्ष घटना चल रहा था, एकता कैसे यहाँ पर कायम हो। संविधान से मेल खाती लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना किस प्रकार किया जाए, कि संविधान से मेल खाती लोकतांत्रिक लोगों की प्रणाली की स्थापना कैसे करें। ऐसा विकास जिससे किसी एक वर्ग का नहीं वरन समुच्चय समाज का विकास हो, ये कैसे किया जाए ताकि ये सबके लिए लागू हो। ये बात दिमाग में आना शुरू हो गया। अब देखिए क्या होता है, आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, संक्षेप में नेहरू ने विविधता में एकता, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता के तथ्य को अपने ध्यान में रखा तथा देशवासियों से आग्रह किया कि वे जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद जैसे तुच्छ बातों को छोड़कर आधुनिक भारत के निर्माता में अपना क्या करें, योगदान दें। तो एग्जाम में आता है कि विविधता में एकता ये किसने लागू किया था, किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। गुलामी का घोषणा पत्र किसे को बोला था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद फिर क्या था आपका, चिर परिचित अंदाज, इससे कुछ था ना, भारत भाग्य में था, इस रूप में था, तो कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब जब बंटवारा का विरासत, जब बंटवारा हुआ तो ये हमको चाहिए, वो हमको चाहिए, तो देश के समक्ष कई समस्याएं चुनौतियां के रूप में उभर कर सामने आई।
जिनमें से प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित थी। क्या क्या थी भाई, आइए देखते हैं क्या क्या चुनौतियां यहाँ पे थी, आइए देखते हैं। चलिए, ये आपका जो चुनौती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनौती है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे, जानेंगे चुनौतियां क्या क्या थी, थोड़ा समझ लेंगे इसको। आइए देखते हैं। शरणार्थियों के पुनर्वास चुनौती नंबर 1, ये तो इंपॉर्टेंट है, कश्मीर समस्या आज भी है, कश्मीर समस्या ये नहीं है लेकिन आज भी ये कश्मीर समस्या है। राज्यों का गठन एवं पुनर्गठन ये भी चलते हुए आ रहा है। भाषा से संबंधित राजनीतिक संघर्ष, कि भाषा से संबंधित राजनीतिक संघर्ष क्या क्या होते हैं इसके बारे में, ये 4 बातें जो थी भारत के सामने आना शुरू हो गया। आइए देखते हैं क्या। चलिए, इन चुनौतियों क्रमानुसार वर्णन इस प्रकार है, निम्नलिखित है। वर्णन करेंगे भाई क्या क्या बातें आ गई, किस तरह से बातें आ गई, क्या हो रहा था, किस रूप में ये बातें हो रही थी। ठीक चैंपियन, देखिए क्या है। आइए, बंटवारे की विरासत तथा शरणार्थियों का पुनर्वास कैसे हुआ, आइए देखते हैं। लेजेसी ऑफ पार्टीशन एंड रिहेबिलिटेशंस ऑफ रिफ्यूजीज, रिहेबिलिटेशंस और फिर क्या जी, रिफ्यूजीज। आइए देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको थोड़ा समझ लेंगे तो आसान लगेगा। जब बंटवारा हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण घटना के साथ देश क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, घटना हो गया, देश आज़ाद हो गया। लेकिन अब और समस्या हो गई, पाकिस्तान में हिंदुओं की हत्याएं हुई, जिससे बहुत भारी संख्या में लोगों ने भारत में क्या जी, शरण ले ली। भाई जहां मृत्यु वहां थोड़ी कोई रहेगा। अब पश्चिमी पाकिस्तान से पंजाबी एवं सिंधु हिंदुओं ने पलायन करके निकटवर्ती क्षेत्र जैसे पूर्वी पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मुंबई एवं दिल्ली में क्या जी, शरण ले ली। इसी को क्या बोलते हैं, शरणार्थी कहा जाता है। फिर मेरी बात सुनिए, एग्जाम में आता है शरणार्थी किसे कहते हैं। जब देश का बंटवारा हुआ था, भारत और पाकिस्तान 2 देशों में बंट गए और कुछ लोग पाकिस्तान से भागकर भारत में आकर रहने के विचार करना शुरू कर दिए, और आने की प्रक्रिया, रहने की प्रक्रिया को ही क्या जी, शरणार्थी कहा जाता था। ठीक है चैंपियन, एकदम आसान पढ़ेंगे, मजा लेके पढ़ेंगे, इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। यहाँ देखिए देखिए देखिए, एक जो है, एक ट्रेन जो है पूरा भरी हुई है, और ये भी यहाँ देखिए लोग, या क्या पूरा दम भरा हुआ है। एक ट्रेन जो है यहाँ मान लीजिए जा रही है, और एक ट्रेन इधर से क्या कर रही है, तो आ रही है। ठीक है, मान लीजिए ये ट्रेन कहाँ जा रहा है, भारत जा रहा है, और ये पाकिस्तान से, भारत से लोग कुछ लोग क्या पाकिस्तान आ रहे हैं। तो जा कौन रहा है, भारत। भारत कौन जा रहा है, हिंदू। पाकिस्तान कौन आ रहा है, तो मुस्लिम। ये मतलब बात वहाँ पे हो रही थी उस समय, और ये पूरा दम खचाखच भरा हुआ था। जब देश आज़ाद हुआ, लोगों की हत्याएं, एक आप मूवी देखे होंगे, ठीक है ना, गदर, नाम देखे होंगे आप, गदर। गदर में यही सब बातें हुई थी, आप देखे होंगे गदर को, तो आपको दिमाग काम करेगा। ठीक है ना, गदर। ठीक है चैंपियन, तो ये बातें वहाँ पे थी, और बहुत अधिक संख्या में लोग मारे गए, हिंदू और मुस्लिम, हत्याएं हुई, बहुत कुछ बातें हुई वहाँ पे ना। चलिए उसके बाद देखते हैं, आइए फिर देखिए क्या बातें होती हैं यहाँ पे। अब उनके पुनर्वास की गंभीर समस्या पैदा हो गई कि भाई अब आ गए तो अब क्या क्या होगा। भारत सरकार तथा प्रांतीय सरकारों ने उन्हें भूमि एवं भवन दिए, कोई धंधा चलाने हेतु वित्तीय सहायता दी। ठीक है ना, कोई धंधा चलाने हेतु क्या वित्तीय सहायता दी, उन्हें रोजगार जुटाए। भाई चलिए आ गए तो आपको आगे बढ़ना है। शरणार्थियों के आने के बाद भारत के मुसलमानों की विशाल संख्या पलायन करके पाकिस्तान चली गई, लेकिन इस घटना से सांप्रदायिक दंगों को क्या जी, भड़का दिया, आपस में झगड़ना करना शुरू कर दिए। उसके बाद ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे जरा सा है, देख लेंगे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच देखिए यहाँ पे 9 जुलाई 1948 को एक समझौता हुआ। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया कि जो लोग इस तारीख से पूर्व भारत आ गए उन्हें नागरिकता दी जाएगी, बशर्ते कि वह तब से यहाँ साधारणतः वास कर रहे हों। जो लोग चले गए हैं वो लोग आ जाएं, लेकिन यहाँ पहले रह रहे हैं, अगर इस तारीख से पहले आ जाएंगे तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी, अगर नहीं आएंगे तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। उसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ देखिए, लेकिन जो लोग इस तारीख के बाद भारत आए उन्हें नागरिकता मिल जाएगी यदि उन्होंने संबंधित अधिकारी के समकक्ष आवेदन देकर अपना पंजीकरण करा लिया है तो नागरिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि जो व्यक्ति
1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया वह भारत का क्या नागरिक नहीं होगा, लेकिन नागरिक हो सकता है यदि वह पाकिस्तान की सरकार के अस्थायी पुनर्वास का अनुमति पत्र लेकर 9 जुलाई 1948 से पूर्व लौट आए तो उन्हें वास और यहाँ वास कर रहा हो। यहाँ दो बात देखिए, यहाँ पे 19 जुलाई को समझौता होना शुरू हो गया, ये बातें हो रही थी यहाँ पर, देखिए 19 जुलाई की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ देखिए, इस समस्या से हिंदू मुस्लिम दंगों को भड़काकर देश में बंधुत्व की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया कि भाई देखिए आपस लड़िए मत, आप लोग को अपने अपने स्थान पर दे दिया जाएगा, आपको नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद यही कारण है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता के साथ व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता का वरदान क्या है तो समाहित किया गया है। यानी किसी भी मानव का मान सम्मान प्रतिष्ठा आपके सामने है, कोई आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा को चोट नहीं पहुंचा सकता है। ये बातें होना शुरू हुआ, ठीक चैंपियन। अब उसके बाद यहाँ देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, क्या है, ये हो गए महात्मा गांधी, महात्मा गांधी हो गए बाबू, ठीक है ना। देखिए क्या करते हैं, महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के बाद किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया, खुशी नहीं मना रहे थे। सांप्रदायिक हिंसा से उन्हें गहरी ठेस पहुंची। देखो ना, आज़ाद हो गए और आपस में हम लोग क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है ना। उनके अहिंसा एवं सत्याग्रह के सिद्धांत नाकामयाब सिद्ध होते गए। कोलकाता नोआखली के लोगों ने उन्होंने अपील की कि सौहार्द का बनाकर रखें, शांति बनाकर रखें, हिंसा का त्याग करें। स्थिति में कुछ सुधार आया किंतु यह अधिक समय तक नहीं रह पाया और दंगे पुनः क्या जी भड़क गए। यानी बोले कि आप लोग शांति बना कर रखें, आपस झगड़ा न करें, ये कलकत्ता में बात कही थी, लेकिन कहाँ झगड़ा रुकने वाला था, नहीं, कुछ समय रुका फिर सोना शुरू हो गया। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही समुदाय के आतिवादी उनसे प्रसन्न नहीं थे। आतिवादी मतलब आपस में बातचीत करने वाले, आपस लड़ने वाले, ये सब थे। इसी के परिणाम स्वरूप 30 जनवरी 1948 के दिन एक हिंदू आतिवादी नाथूराम गोडसे ने उन्हें क्या जी गोलियों से मार दिया। इसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक हिंसा क्या जी कम हो गई, यानी आपस में लोग लड़ना बंद कर दिए, ठीक चैंपियन। अब उसके बाद जब ये सब बातें हो गई तो अब फिर आते हैं क्या, रियासतों का विलय एवं एकीकरण, यानी क्या, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। कैसे रियासत आकर मिलेंगे और क्या क्या बातें होगा, इंटीग्रेशंस। देखिए क्या क्या बातें होती है। स्वतंत्रता से पहले भारत 2 भागों में बटा था, 2 भागों में, कौन कौन, ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें भारत। एक ब्रिटिश हो गया, एक देसी रियासत हो गया। ब्रिटिश या अंग्रेजी भारत को मानचित्र में लाल रंग से दिखाया जाता था, अतः उसे लाल भारत भी कहते थे। यहाँ प्रांत थे, हर प्रांत में जिले थे, जिले के संभाग थे, गवर्नर प्रांत का अध्यक्ष होता था जो भारत के गवर्नर जनरल के क्या जी अधीन था। ये बातें वहाँ पर होती थी, ठीक है चैंपियन। नक्शे में लाल रंग से जो दिखाता है उसे क्या बोलते हैं, ब्रिटिश भारत। क्या बोलते हैं, ब्रिटिश भारत। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, रियासतें तथा देसी भारत को मानचित्र में पीले रंग से दिखाया जाता था, अतः उसे पीला भारत भी कहा जाता था। यहाँ रियासतें थी जिसका प्रशासन राजा के हाथों में थी, और यहाँ जो रियासतें थी हर प्रांत में जिला था। इसे मान लीजिए राज्य है, इसमें जिला है, हर जिले में संभाग थे, यानी कि आपका पंचायत है, आपका जो ब्लॉक है। गवर्नर प्रांत का अध्यक्ष था जो भारत के क्या जी गवर्नर जनरल के अधीन काम करता था। तो बहुत ही आसान यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं, और आप मन से इसको स्टडी करते हैं, इसको अगर नोट कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, इन रियासतों की कुल संख्या 565 थी। ये बहुत पूछता है एग्जाम में, जिसमें बहुत बड़ी रियासतें थी जैसे हैदराबाद, मैसूर, कश्मीर। मध्य स्तर की रियासतें थी जैसे ग्वालियर, जोधपुर, भोपाल, बड़ौदा, जयपुर इत्यादि, तथा बहुत छोटी रियासतें भी थी जैसे रामपुर, टेडी, टोंक, बांका, पहाड़ी इत्यादि। रियासतें मतलब खुद के अपने आप का ये मालिक, इस तरह से। अब बड़ी एवं मध्यम स्तरीय रियासतों में एक अंग्रेजी अधिकारी रहता था जिसे क्या राजनीतिक अभिकर्ता या स्थानीय आयुक्त, यानी क्या रेसिडेंट
कमिश्नर कहते थे, राजा या महाराजा या नवाब की गतिविधियों पर दृष्टि रखता था तथा वह भारत के गवर्नर जनरल क्या था, अधीन था। ये बातें भी थी। देश तो गुलाम थी ही, लेकिन देसी रियासतें भी क्या थी, ब्रिटिश से क्या जी, गुलाम थी। लेकिन वो वहाँ पे एक रहता था, अभिकर्ता रहता था, वो देखता था कि यहाँ पे राजा क्या कर रहा है। ठीक है चैंपियन। अब उसके बाद यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इन रियासतों का भारत संघ में इस प्रकार विलय हो गया। कैसे मिला, कैसे आकर लोग मिला, यानी विलय मतलब होता है शामिल। कैसे लोग यहाँ पर आकर शामिल हुए वो थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। देश आज़ाद हो गया, ये बोले ना हम आपके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन ना होना जरूरी है। आइए, 216 रियासतें जिनकी जनसंख्या 19 करोड़ से अधिक थी, भारत के उन प्रांतों में मिला दी गई जिन्हें ए वर्ग का राज्य कहा गया। ठीक है, ये लोग आपस में मिलना शुरू हो गए, यानी 565 में 216। उसके बाद 275 रियासतें जिनकी जनसंख्या लगभग कितनी थी, 3.5 करोड़ थी, जिन्हें मिलाकर नए राज्य बनाए गए, जिन्हें बी वर्ग का राज्य कहा गया। बहुत बड़ी रियासतें से मैसूर, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर को इसी वर्ग में रखा गया। ये बातें हो रही हैं आपके लिए कि 565 रियासतों में 216 को जनसंख्या कितनी थी, 19 करोड़, और 275 कितनी थी, तो 3.5 करोड़ थी। ये ए वर्ग हो गया और ये क्या हो गया, बी वर्ग। किसके लिए, जनसंख्या के क्रम के लिए। ठीक है ना। यहाँ देखिए 61 रियासतें जिनकी जनसंख्या लगभग 70 लाख थी, उन्हें सी वर्ग के रूप में कहा गया तथा उन्हें केंद्र के अधीन प्रशासित क्षेत्र का नाम दिया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को डी वर्ग में रखा गया। तो ये 4 वर्ग में बटा हुआ था, यानी क्या, ए, बी, सी और डी। ए वर्ग में क्या, 19 करोड़, बी वर्ग में क्या, 3.5 करोड़, सी वर्ग में क्या, 70 लाख, और डी वर्ग में मानिए तो आपका 50 लाख, यानी कि आपका 20 लाख के अंतर्गत जनसंख्या थी। ठीक है चैंपियन। अब उसके बाद ये देखिए भैया, तीसरा हो गया। 4 कारण था, विलय और शरणार्थियों का पुनर्स्थापना, विलय। अब ये देखो इम्पोर्टेंट, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये, एग्जाम के व्यू से आप इसको वीवीआई कर सकते हैं, वीवीआई कर सकते हैं। देखिए क्या है, आइए, कश्मीर की समस्या। चलिए भाई देखते हैं कश्मीर की समस्या क्या क्या है। भारत में लगभग 565 रियासतें थी। 1947 के बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस डे एक्ट के तहत यह प्रावधान था कि रियासत का राजा अपनी रियासत को लेकर भारत के संग में मिल जाए या पाकिस्तान में मिलाए या क्या जी, स्वतंत्र बना रहे। उसके पास ये प्रावधान था कि यहाँ के जो राजा है वो क्या कर सकता है, या तो भारत में आकर मिल जाए, या तो क्या कहाँ मिल जाए, पाकिस्तान में, या खुद ही क्या रहे, आज़ाद रहे। ये बात लागू थी। ठीक है चैंपियन। तब दो क्या होता है, इसी में एक आते हैं फैक्ट, कश्मीर के राजा हरि सिंह ने तीसरा विकल्प चुना, या न पहला न इंडिया मिलेगा न पाकिस्तान में, वो खुद ही क्या रहेगा, आज़ाद रहेगा। ठीक है ना। अतः उसने भारत में विलय का सुझाव नकार दिया, लेकिन ना, मैं किसी में नहीं मिलूंगा। नंबर 1, स्थिति का लाभ उठाते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण स्थिति का लाभ उठाते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर न दिया, मतलब कर दिया। ठीक है ना। यानी बोला कि जब तू भारत में मिलो तो हमारे साथ मिलो, जबरदस्ती मिलो। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, फिर देखिए क्या होता है। भारत सरकार वहां अपनी सेनाएं नहीं भेज सकती थी क्योंकि वो अभी तक कश्मीर का भारत संघ में विलय नहीं हुआ था। यानी पाकिस्तान क्या किया था, राजा हरि सिंह पर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। जब तक भाई मिलोगे तब तक कैसे अपने हम सैनिक भेजेंगे आपके पास। 26 अक्टूबर 1947 को राजा ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। एग्जाम में बहुत पूछता है, कब किया था, 26 अक्टूबर को। तभी हमारी सेनाएं वहां पहुंची, जिससे पाकिस्तान के आक्रमणकारियों को पीछे हटना पड़ा। पीछे हट गया भाई। अब क्या था कि प्रधानमंत्री नेहरू ने यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को भेज दिया। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को भेज दिया। पाकिस्तान बोलता है कि जम्मू कश्मीर मेरा है और हिंदुस्तान बोलता है कि जम्मू कश्मीर मेरा है। सच्चाई बात था कि आप आक्रमण करेंगे तो राजा हरि सिंह बचने के लिए क्या जी भारत में आकर मिल गए। अब
वहाँ युद्ध विराम का निर्णय हुआ, युद्ध विराम हो भी गया, लेकिन कश्मीर का लगभग 1/3 भाग कौन ले लिया? पाकिस्तान अपने कब्जों में अवैध रूप से कर लिया, कब्जे में चला गया, जिसे उसने आज़ाद कश्मीर का नाम दिया। आज़ाद कश्मीर का नाम किसने दिया था? तो पाकिस्तान ने, कि कश्मीर क्या हो गया? आज़ाद हो गया। अरे भैया, जब आज़ाद हो गया तो लड़ाई काहे कर रहे हो, है कि नहीं? बहुत कुछ बातें यहाँ पर होती थी। अब उसके बाद यहाँ देखिए, सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि जब सामान्य स्थिति कब हाल हो जाए तो लोग निर्णय से इस समस्या का अंतिम समाधान किया जा सके। इसी समय हमारा संविधान बन रहा था, मतलब संविधान बन रहा था। स्थिति गंभीरता देखते हुए, समझते हुए जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा शुरू में ही दे दिया गया। अब युद्ध रुक गया, लेकिन पाकिस्तान का यही आग्रह बना रहा कि वहाँ लोक निर्णय होना चाहिए, क्योंकि राजा ने दबाव में आकर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। अब लो भैया, पाकिस्तान बेचैन था, बोला कि ना, वो दबाव में आकर क्या कर दिया? तो आक्रमण कर दिया। वहाँ लोक निर्णय होनी चाहिए थी। पाकिस्तान के आग्रहानुसार वह विलय क्या है? अवैध है। बोला कि ना, उसको हम नहीं मानेंगे। कौन बोला? तो पाकिस्तान। अब दो क्या होता है। दूसरी ओर भारत का यह आग्रह है कि अन्य सैकड़ों रियासतों की तरह यह विलय भी क्या है? वैध है। ये भाई सही है, क्योंकि अपनी रियासत को भारत संघ में मिलने का अधिकार केवल राजा के पास ही था, ये नियम लिया गया था। इसी बीच स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हो गया। अगस्त 1953 में शेख अब्दुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद ने रचनात्मक भूमिका निभाई। क्या भाई? अब सुने ध्यान से। एक संविधान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कश्मीर का संविधान बनाया गया। इसकी प्रस्तावना में जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग कहा जाता है। यह संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया, यानी कश्मीर में एक संविधान बन गया। और यह कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया। हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ये बात जानेंगे, अभी पढ़ेंगे, इसमें अपने आएगा अपने आप। उसके बाद लेकिन असंतुष्ट पाकिस्तान 1965 में दूसरा आक्रमण करने दिया। झगड़ा करबे करेंगे, मानने वाले हैं नहीं। इसमें पाकिस्तान की पराजय हुई तथा उसके लाहौर क्षेत्र पर भारतीय सेनाओं ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ना, आओ तो बहुत तेज बन रहा है ना, तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं। अब देखो क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। जनवरी 1966 में किए गए ताशकंद समझौता, ताशकंद एग्रीमेंट के अंतर्गत भारत ने पाकिस्तान को अपना कब्जाग्रस्त लाहौर क्षेत्र वापस कर दिया था। दोनों के बीच बातचीत के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान का संकल्प निकाला कि लाहौर का क्षेत्र कर लिया, बोला कि ठीक है चलिए इसको हम हटा देते हैं भाई, चलो भाई तुम अपने हो जाओ। अब 1965 की लड़ाई में पराजय ने राष्ट्रपति अयूब खां के नेतृत्व का पतन हो गया। बोले हटिए आप हार गए। अब याहिया खां राष्ट्रपति बने। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने तीसरी बार कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। ये मानने वाले था ही नहीं का पाकिस्तान। इस बार फिर पाकिस्तान को हार देखना पड़ा और याहिया खां के हटने के बाद भुट्टो राष्ट्रपति बने। अब देखो क्या होता है। जुलाई 1972 में दोनों देशों के बीच शिमला समझौता, पूछता एग्जाम में, शिमला एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंतर्गत युद्धबंदियों की रिहाई कर दी गई। यह संकल्प लिया गया कि दोनों देश परस्पर वार्तालाप से अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे, झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे। कहाँ पाकिस्तान मानने वाला है? मानने वाला पाकिस्तान कभी है जी? नहीं मानने वाला है। ठीक है चैंपियन। उसके बाद यहाँ देखिए क्या होता है। 1977 में भुट्टो की गिरफ्तारी के बाद जिया उल हक राष्ट्रपति बने और 1987 में सियाचिन ग्लेशियर का मामला उठा दिया। यह जम्मू कश्मीर क्षेत्र था जिसे लेकर पाकिस्तान चीन से अपनी सीमाएं मिलाना चाहता था, लेकिन भारत पाकिस्तान के इस आग्रह को नहीं मानता है कि यह क्षेत्र क्या पाकिस्तान की सीमा में आता है। सियाचिन का मामला उठा दिया पाकिस्तान, दिमाग अलग लगाया। अब यहाँ देखिए एग्जाम में आता है, जम्मू कश्मीर की सरकार ने वुलर योजना बनाई, जिसे क्या जी तुलबुल योजना भी कहते हैं, ताकि बारामुल्ला से श्रीनगर तक जलमार्ग का बनाया जा सके तथा उस क्षेत्र
में विद्युतकरण किया जा सके। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बुलर योजना किसने बनाया था? तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने बनाया था। ठीक है चैंपियन। अब उसके बाद देखिए क्या है, पाकिस्तान ने इस योजना का आधार पर विरोध किया, इससे उसे झेलम नदी से मिलने वाले पानी का मात्रा में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ये सब बातें वहाँ पे चल रही थी। पाकिस्तान के विरोध के बाद 1987 में तुर्बुल परियोजना का कार्य रोक दिया गया। तदुपरांत दोनों देशों के मध्य इस समस्या को समाधान हेतु 1998 से 2011 के मध्य कई बार वार्तालाप है, किंतु कोई समाधान नहीं निकल सका। कोई समाधान नहीं निकल सका, मतलब झगड़ा होते रहते थे वहाँ पे। ठीक है चैंपियन। ये मतलब पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं था। अब यहाँ देखिए, पाकिस्तान में शिक्षण एवं प्रशिक्षण लेकर कट्टरवादी तत्व गुप्त रूप से भारत में घुसपैठ करके हिंसात्मक गतिविधियां करते थे, जिससे शांति व्यवस्था को गंभीर खतरा होने लगा। अब पाकिस्तान मानने वाला नहीं था, घुसपैठ करना शुरू कर दिया। ऐसे तत्व कारगिल में छिपे थे, जिसे खदेड़ने के लिए कारगिल का युद्ध कब हुआ? जुलाई 1999 में हुआ। भारत को सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी। फिल्म भी आपका आता है कारगिल, देख सकते हैं। अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने संसद में एक विशेष प्रस्ताव पास कर दिया। अनुच्छेद 370 को हटाकर, देखिए इंपॉर्टेंट है, हटाकर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया। लेकिन ना, हटिए। इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर के लोग ही वहाँ पे ज़मीन खरीद कर रह सकते हैं। और जब ये हट गया 370, तो कोई भी राज्य का नागरिक वहाँ जाकर ज़मीन खरीद सकता है और रह सकता है। संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून बनाकर लद्दाख को अलग कर दिया था। दोनों देशों को संघ शासित क्षेत्र में क्या किया? तो बदल दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देख लीजिएगा। ये भी कश्मीर की समस्याएं चल रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं ना। आपका देश आज़ादी के बाद 2019 में हम लोग आ गए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कश्मीर की समस्या पाकिस्तान के राजनेताओं के मस्तिष्क से उपज है। बोलता है कि मैं जाऊंगा कश्मीर को छीन के लेके आऊंगा, तब उसको लोग वाह 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 कहते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि वे अपने लोगों को भड़का कर तथा उनकी वास्तविक समस्याओं से उनका ध्यान हटाकर सत्ता में बने रहना चाहते थे। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है, इसको समझेंगे। कश्मीर की स्थिति में वर्तमान में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य को स्वायत्तता तथा विशेष राज्य दर्जा प्रदान करता था। 370 यह अत्यंत विवाद का विषय बन गया था। अतः 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 व 35A को समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 35A के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि जम्मू कश्मीर के बाहर का कोई भी व्यक्ति वहां संपत्ति नहीं खरीद सकता था, किंतु अब यह प्रतिबंध नहीं रहा। अब वहां जाकर जमीन खरीदा जा सकता है। तो ये पाकिस्तान की समस्या हल्का हल्का कश्मीर की समस्या दूर होना शुरू हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मणिपुर का विलय देखते हैं। मणिपुर का विलय कैसे हुआ, क्या क्या बातें हुआ मणिपुर में, उसको थोड़ा ध्यान देखते हैं। तो ये आप देख लेते हैं मणिपुर का, हैदराबाद एंड मणिपुर। हैदराबाद का विलय। हैदराबाद एक बड़ी रियासत थी, सही बात है, जिसके कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तक फैले थे। यहाँ का शासक क्या कहलाता था? निजाम कहलाता था। बड़ा पूछता है एग्जामिनेशंस में। वह चाहता था कि हैदराबाद को आज़ाद रियासत दर्जा दिया जाए, लेकिन इसके लिए उसने 1 वर्ष के लिए भारत सरकार से समझौता भी किया था। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। देखो अब दो क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं। किंतु इसी दौरान हैदराबाद के लोगों ने निजाम के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। तेलंगाना के किसान, हैदराबाद की महिलाएं, कम्युनिस्ट एवं हैदराबाद कांग्रेस सभी इससे क्या जी सम्मिलित थे। ना ये तुम अच्छी बात नहीं कह रहे हो। निजाम ने आंदोलन को दबाने के लिए अर्धसैनिक बल को रवाना कर दिया, भेज दिया, जिसे रजाकार कहा जाता था। रजाकार कहा जाता था। समझिए ध्यान से मेरी बात को। सांप्रदायिक प्रवृत्ति होने के कारण इस रजाकार के गैर मुसलमानों पर अत्याचार किए गए। मतलब बहुत सारे मुसलमान पर अत्याचार किए गए, जो गैर मुस्लिम थे उस पर मतलब बहुत सारे समस्याएं की गई। अतः सितंबर 1948 में भारतीय सेना हैदराबाद पहुंची। कुछ दिनों के संघर्ष के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ हैदराबाद का भारत में क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा?
राष्ट्र निर्माण था उसकी समस्याएं, और 4 बातें थी जो चारों बातों को लगभग हम लोग देख लिए थे। ठीक है ना बाबू। अब जो अगला टॉपिक इसी में आएगा आपको देखेंगे तो अच्छे से इसको हम लोग बनाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। देखने के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए।